नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और ये हिमाचल दर्पण सीरीज़ का छठा वीडियो है जिसमें हम हिमाचल के मध्यकालीन इतिहास के बारे में जानेंगे। अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर आप उन्हें देख सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। आपका सपोर्ट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हिमाचल प्रदेश के मध्यकालीन इतिहास को जानने के लिए मध्यकालीन आक्रमणकारियों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। और इन मध्यकालीन आक्रमणकारियों में सबसे पहला नाम महमूद गजनवी का लिया जाता है। महमूद गजनवी ने भारत पर 17 आक्रमण किए थे। महमूद गजनवी ने 1009 ईस्वी में आनंदपाल को हराने के बाद नगरकोट पर आक्रमण किया और उसके खजाने को लूटा। नगरकोट किले पर तुर्कों का कब्जा लगभग 1043 ईस्वी तक रहा, जिसके बाद दिल्ली के तोमर राजा महिपाल ने नगरकोट से गजनवी शासन का अंत किया। महमूद गजनवी 1023 तक नगरकोट को छोड़कर कांगड़ा के अधिकतर हिस्सों पर अधिकार नहीं कर पाया था। त्रिलोचन पाल और उसके पुत्र भीम पाल की मृत्यु के उपरांत 1026 ईस्वी में तुर्कों के अधीन कांगड़ा आ गया। तो मोहम्मद गौरी ने पहाड़ी राज्यों पर खास ध्यान नहीं दिया। सल्तनत काल में तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो मध्यकालीन आक्रमणकारी थे उनमें सबसे पहले महमूद गजनवी का नाम लिया जाता है, जिसने लगभग 1009 से लेके 1043 ईस्वी तक यहाँ पे शासन किया। 1001 में उसने जयपाल को हराया। 1009 में उसने आनंदपाल को हराया। दिल्ली के तोमर राजा महिपाल ने नगरकोट से 1043 में गजनवी शासन को ख़त्म किया था। और 1023 तक कांगड़ा के अधिकतर हिस्सों में वो अपना कब्जा नहीं कर पाया था और 1026 में नगरकोट पर उसका अधिकार हो गया था। तो आइए कुछ क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं जो कि महमूद गजनवी से रिलेटेड हैं। तो सबसे पहला प्रश्न हमारा आज का है, 1001 ईस्वी में महमूद गजनवी के आक्रमण के समय उसका किस हिंदू शासक से सामना हुआ था? तो वो हिंदू शासक था जयपाल। सन 1009 में किस आक्रमणकारी ने कांगड़ा पर आक्रमण किया व मंदिरों को तोड़ा? महमूद गजनवी ने। 1001 में राजा जयपाल को हराने वाला अफगान बादशाह कौन था? महमूद गजनवी। महमूद गजनवी ने हिमाचल प्रदेश के किस किले पर 1009 ईस्वी में आक्रमण किया था? तो ये किया था इसने नगरकोट, जो कि कांगड़ा में था। 1009 ईस्वी में महमूद गजनवी के आक्रमण के समय नगरकोट का शासक कौन था? जयचंद। गजनी का कौन सा पहला सुल्तान था जिसने 10वीं शताब्दी के अंत में हिंदू शाहिया वंश के अधिकार क्षेत्र में अतिक्रमण करना प्रारंभ किया था? सुबुतकीन। नगरकोट का किला कब तक तुर्कों के कब्जे में रहा? 1043 ईस्वी तक। महमूद गजनवी के द्वारा कांगड़ा का किला सन डैश हथियाया गया था या लूटा गया था? 1009 में। 1009 में निवन में से किसने नगरकोट को लूटा था? महमूद गजनवी ने। शाहिया राजवंश के हिंदू राजा जयपाल को गजनी के शासक सुबुतकीन के साथ एक अपमानजनक संधि करने के लिए क्यों बाध्य होना पड़ा था? एक बर्फीले तूफान के कारण। महमूद गजनवी की सेना ने कांगड़ा के कौन से मंदिर को नष्ट किया था? ब्रजेश्वरी मंदिर को। मोहम्मद गौरी के आक्रमण के समय चंबा का शासक कौन था? विजयवर्मन। 1009 में महमूद गजनवी के आक्रमण के समय कांगड़ा का राजा कौन था? जगदीश चंद। तो ये था हमारा मध्यकालीन इतिहास, जिसमें हमने मध्यकालीन आक्रमणकारी महमूद गजनवी के बारे में जाना। और अब आगे हम सल्तनत काल के बारे में जानेंगे, जो कि लगभग 1206 से 1526 ईस्वी तक रहा। 1526 ईस्वी के बाद से भारत में मुग़लों का आगमन हुआ। तो मुग़लों के आगमन को पढ़ने से पहले हम सल्तनत काल के बारे में जानेंगे। सल्तनत काल में गुलाम वंश और खिलजी वंश
ने पहाड़ी राज्यों पर खास ध्यान नहीं दिया। तुगलक वंश के सुल्तानों ने पहाड़ी क्षेत्रों पर अपना आधिपत्य जमाने का प्रयास किया। तो सबसे पहले तुगलक वंश के मोहम्मद बिन तुगलक का नाम आता है। 1337 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक ने नगरकोट के राजा पृथ्वीचंद को पराजित करने के लिए सेना भेजी थी। तो आगे बात करेंगे फिरोज शाह तुगलक के बारे में। 1360 ईस्वी में कांगड़ा के राजा रूपचंद ने सेना लेकर दिल्ली तक के मैदानी भागों को लूटा। इससे क्रोधित होकर फिरोज शाह तुगलक ने कांगड़ा के राजा रूपचंद को सबक सिखाने के लिए 1361 में नगरकोट पर आक्रमण कर घेरा डाला। कांगड़ा अभियान और नगरकोट पर घेरे का जिक्र तारीख फिरोज फरिश्ता और तारीख फिरोज शाही में मिलता है। को लिखा गया था जियाउद्दीन बरनी के द्वारा। जियाउद्दीन बरनी ये एक पॉलिटिकल थिंकर था जो कि मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक के समय में उनके साथ रहता था। तो इस तरह से राजा रूपचंद और फिरोज शाह तुगलक का बाद में समझौता हो गया और नगरकोट पर से घेरा उठा लिया गया। रूपचंद ने फिरोज शाह तुगलक की अधीनता स्वीकार कर ली और फिरोज शाह तुगलक ने 1365 में समझौते के बाद ज्वालामुखी गया और 1300 संस्कृत पुस्तकों को फारसी में अनुवाद करने के लिए अपने साथ ले गया। इन पुस्तकों का अनुवाद फारसी में प्रसिद्ध लेखक अज्जुद्दीन खालिद खानी ने किया और पुस्तक का नाम दलाई ए फिरोज शाही रखा। राजा रूपचंद की 1375 ईस्वी में मृत्यु के बाद उसका पुत्र सागर चंद राजा बना और सागर चंद के शासनकाल में फिरोज शाह के बड़े बेटे नसीरुद्दीन ने कांगड़ा में 1390 ईस्वी में शरण ली। तो अब इसके बाद बात करेंगे तैमूरलंग के आक्रमण के बारे में। 1398 ईस्वी में मंगोलों का आक्रमण तैमूरलंग के नेतृत्व में हुआ। तैमूरलंग के आक्रमण के समय कांगड़ा का राजा मेघचंद था। तैमूरलंग ने वापसी में 1399 ईस्वी में शिवालिक क्षेत्रों पर आक्रमण किया। तैमूरलंग के आक्रमण के समय हिंदूर का शासक आलमचंद था। आलमचंद ने तैमूरलंग की सहायता की, जिसके फलस्वरूप तैमूरलंग हिंदूर को हानि पहुंचाए बिना आगे बढ़ गया। उसने नूरपुर जिसको धमेरी के नाम से जाना जाता था, इसके अलावा सिरमौर क्षेत्र पर आक्रमण किया, जिसका विरोध रतन सिंह द्वारा किया गया। और सैयद वंश और लोधी वंश ने पहाड़ी राज्यों पर आधिपत्य जमाने का कोई प्रयास नहीं किया। तो बेसिकली जो सल्तनत पीरियड था उसमें मैंने आप लोगों को जैसे शुरुआत में बताया, गुलाम वंश ने कोई इंटरेस्ट नहीं लिया इसमें, खिलजी वंश ने कोई इंटरेस्ट नहीं लिया इसमें। तुगलक वंश के शासकों ने पहाड़ी के क्षेत्रों पर अपना आधिपत्य जमाने का प्रयास किया था। उसके बाद सैयद वंश और लोधी वंश, इन्होंने भी अपना कोई भी प्रयास नहीं किया यहाँ पे आधिपत्य स्थापित करने का। तो सबसे पहला प्रश्न है, 14वीं शताब्दी के अंत में कांगड़ा पर हमला करने वाला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो ये था फिरोज शाह तुगलक। कांगड़ा का कौन सा राजा 1360 ईस्वी के आसपास अभियान पर निकला और दिल्ली को लगभग जीत ही लिया था? रूपचंद। रूपचंद का विरोध किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक ने। तैमूरलंग ने किस वर्ष कांगड़ा पर आक्रमण कर मंदिरों को तहस नहस कर दिया? 1398-99 ईस्वी में। वह मुस्लिम कवि कौन थे जिन्होंने फिरोज शाह तुगलक के शासन में ज्वालामुखी मंदिर में रखी हुई संस्कृत पुस्तकों का फारसी में अनुवाद किया? अज्जुद्दीन खालिद खानी। फिरोज शाह तुगलक हिमाचल प्रदेश के किस मंदिर से संस्कृत के 1300 ग्रंथ अनुवाद के लिए 1365 ईस्वी में अपने साथ ले गया? तो ये ले गया था ज्वालामुखी मंदिर से। कौन सा शासक कांगड़ा पर कब्जे के उपरांत ज्वालामुखी मंदिर में रखी हुई संस्कृत की पुस्तकों को फारसी में अनुवाद करने के लिए ले गया? फिरोज शाह तुगलक। तैमूर ने किसके शासनकाल में कांगड़ा पर आक्रमण किया? मेघचंद के शासनकाल में। 1351 ईस्वी में किस कटोच राजा ने फिरोज शाह तुगलक के 6 माह तक नगरकोट किले पर घेरा डालने के बाद समर्पण किया? राजा रूपचंद ने। किस तुगलक शासक ने 1337 में नगरकोट के किले को जीत लिया लेकिन बाद में उसे खो दिया? मोहम्मद बिन तुगलक ने। किस मुस्लिम दरबारी ने सर्वप्रथम नगरकोट के बारे में वर्णन किया है? तो ये सबसे पहले वर्णन किया है उतवी ने। जब फिरोज शाह तुगलक के बेटे नसीरुद्दीन को 1387 के आसपास उसके चचेरे भाइयों ने सत्ता से हटा दिया
तो भागकर उसने कहाँ शरण ली? उसने भागकर सिरमौर की पहाड़ियों में व कांगड़ा के किले में जाके शरण ली। फिरोज शाह तुगलक के आक्रमण के समय कांगड़ा का राजा कौन था? रूपचंद। 14वीं सदी के उत्तरार्ध में किस मुगल शासक ने नगरकोट के किले को 6 माह तक घेरे रखा और अंततः इसके शासक को समर्पण के लिए मजबूर कर दिया? फिरोज शाह तुगलक ने। नूरपुर का कौन सा शासक लोधी का समकालीन था? भीलपाल। मोहम्मद बिन तुगलक ने कांगड़ा दुर्ग को कब जीता? 1337 ईस्वी में। मोहम्मद बिन तुगलक 1337 ईस्वी के आक्रमण के समय कांगड़ा का राजा कौन था? पृथ्वीचंद। 1337 ईस्वी में किस मुस्लिम शासक ने कांगड़ा किले पर कब्जा किया? मोहम्मद बिन तुगलक। वे 1300 संस्कृत पुस्तकें जिनका फिरोज शाह तुगलक की आज्ञा से फारसी में अनुवाद किया गया था, निम्नलिखित में से किस मंदिर में रखी गई थी? ज्वालामुखी मंदिर। तैमूरलंग ने किस वर्ष कांगड़ा पर आक्रमण किया? 1398 ईस्वी में। तैमूरलंग के आक्रमण के समय हंडूर का शासक कौन था? आलमचंद। और नूरपुर का कौन सा शासक अलाउद्दीन खिलजी का समकालीन था? जसपाल।